बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 पढ़ने जा रहे हैं और इसके अंदर इसका हम पर्पस देखते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं 2025 में अमेंडमेंट्स की गई हैं इसके अंदर, और उसमें से मेजर अमेंडमेंट्स ये हैं कि एक अथॉरिटी जो है एस्टेब्लिश की जाएगी, सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये था कि एक एजेंसी एस्टेब्लिश की गई है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो अथॉरिटी का पर्पज ये होगा कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो हैं प्लेटफॉर्म्स, इनको रेगुलेट करना, इनको देखना, इनलिस्ट करना, चेक एंड बैलेंस। इसका एक चेयरपर्सन है, एक इनका बोर्ड होगा 8-10 मेंबर्स पे मुश्तमिल, और उसके मजीद पावर्स क्या होंगी, फंक्शंस क्या होंगी, ये एक अलग चैप्टर है। हम इसको एक दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे। और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो पर्पज है वो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया ऑनलाइन क्राइम्स हैं उनको इंक्वायर करना, इन्वेस्टिगेट करना और उसको फिर प्रोसिक्यूट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो है पर्पज क्या था, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या था। द वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, ये है to prevent unauthorized acts with respect to information system and provide for related offences as well as mechanism for investigation, prosecution, trial and international cooperation with respect thereof and for matters connected therewith or ancillary thereto. इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड अनऑथराइज्ड एक्ट्स हैं, जो अनलॉफुल एक्ट्स हैं, उनको रोकना, और एक मैकेनिज्म कि उसकी तफ्तीश कैसे करनी है, उनको प्रोसिक्यूट कैसे करना है, ट्रायल कैसे करना है, ये इंटरनेशनल बॉडीज के साथ हमने कैसे कोऑपरेट करना है इन चीज़ों को देखने के लिए, ये इसका मेन पर्पज था। तो इसके हम डेफिनेशन क्लास वैसे हम नहीं देख रहे, लेकिन हम जो ज़रूरी डेफिनेशन हैं, जो आज हमारा लेक्चर है सेक्शन 3 to 11, उसमें जो आई हुई हैं डेफिनेशन, उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह सेक्शन 1 फिर सेक्शन 3 to 11 देखेंगे। इसमें जो जरूरी डेफिनेशन है वो एक्सेस टू डेटा है। क्या मतलब है इसका? एक्सेस टू डेटा मींस गेनिंग कंट्रोल और एबिलिटी टू यूज, कॉपी, मॉडिफाई और डिलीट एनी डेटा हेल्ड इन और जनरेटेड बाय एनी डिवाइस और इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसी भी डिवाइस के जरिए या इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए जो डेटा जनरेट किया गया है उसके अंदर सेव है, उसको कॉपी करना, उसको डिलीट कर देना, उसको मॉडिफाई करना, इसका मतलब क्या है? एक्सेस टू डेटा है। और access to information system means gaining control or ability to use any part or whole of an information system whether or not through infringing any security measures। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उस पर किसी ना किसी तरह से कंट्रोल हासिल करना और उसको यूज करना विदाउट जो है अथराइजेशन, ये जो है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन है। और आगे जाके जो हमने मेन जो है वो इंटेंशन, जब कोई इसके अंदर या अनलाइन के पीछे बेसिक है कि वो क्राइम कमिट कर रहा है, अनलॉफुल कर रहा है, उसकी इंटेंशन नियत थी। क्या मतलब है इसका? इंटेंशन, इंटेंशन टू कॉज इंजरी, wrongful gain or wrongful loss or harm to person or to create or incitement to violence। कि नफरत करना, किसी शख्स को नुकसान पहुंचाना, कोई रंग गेन कॉज इंजरी पर्सन सिस्टम, जो है ना आपकी करेगी। उसके बाद डेफिनेशन वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक आपके पास जो हम वो है, आप किसी सिस्टम पे किसी गेन किया, कंट्रोल किया, कॉपी किया, उसको मिसयूज किया है, ये सेक्शन 3 to 5 हम इसको देंगे। और सेक्शन 7 to 8 जो है वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम या डेटा है उसको डील करते हैं। क्रिटिकल ही एज इट पता चल रहा है कि इसकी सिवियरिटी ज्यादा है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है, means critical elements of infrastructure, namely systems, facilities, assets, networks or process, the loss or compromise of which result in
major detrimental impact on the availability, integrity, or delivery of essential services, including those services whose integrity, if compromised, could result in significant loss of life or casualties. Taking into account significant इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट्स, जो हम क्रिटिकल चीजें आती हैं कि उस पे कंट्रोल, उसका मिसयूज, उस पे एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस और उसका इस तरह का इस्तेमाल कि अगर उस पे कंप्रोमाइज हो गया तो उसमें कैजुअलिटीज खुदा न खास्ता हो सकती हैं, लाइफ का लॉस हो सकता है, या कोई ज्यादा मुआशी या हमारे सोशल जो है सोशल इम्पैक्ट उसका जो है पड़ सकता है। तो ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के सिस्टम में आएंगे। और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा मींस एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोग्राम और डेटा दैट सपोर्ट्स और परफॉर्म्स ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ऊपर हमने पढ़ा है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर कंप्रोमाइज कर दिया जाए उससे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे, नेशनल डिफेंस पे, फंक्शन ऑफ द स्टेट, या इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट उसके सीवियर हो सकते हैं, या कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड कैजुअलिटीज हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन में आती हैं, और जो सिस्टम और डेटा उसको डील कर रहा है उसको हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा कहेंगे। तो उसके आगे जो डेफिनेशन है हमारी आज के लिए, डेटा डैमेज है, मींस अल्टरेशन, डिलीशन, डिटेरियोरेशन, अरेज, रिलोकेट, सप्रेशन ऑफ डेटा, मेकिंग डेटा टेम्परेरली और परमानेंटली अवेलेबल। जो एक सिस्टम में कहीं डेटा स्टोर पड़ा है, रिकॉर्ड है, हेल्ड है, उसको डिलीट कर देना, उसको मिटा देना, उसको रिलोकेट कर देना, टेम्परेरली या परमानेंटली उसको जो है अनअवेलेबिलिटी उसकी कर देना, ये इसकी डेफिनेशन में आएगा, डेटा डैमेज की डेफिनेशन में आएगा। तो हम अब इसकी जो है सेक्शन 1 पढ़ते हैं। सेक्शन 1 इस एक्ट का है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में ये लागू है। इट शैल अप्लाई टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के तमाम जो सिटीजन हैं उन पे लागू होगा। वेयर एवर ही मे बी एंड आल्स टू द एवरी, वो जहां कहीं भी पाकिस्तान का सिटीजन है उस पे ये लागू होता है, या वो लोग जो फॉर टाइम बीइंग पाकिस्तान के अंदर हैं उन पे भी ये लागू होता है। इट शैल आल्सो अप्लाई टू एनी एक्ट कमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान बाय ए पर्सन। अगर कोई ऐसा एक्ट कि बंदा जो है करता है, कमिट करता है पाकिस्तान से बाहर, एंड इफ द एक्ट कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, और वो एक्ट इस हम जो लॉ पढ़ रहे हैं इसके अंदर वो जुर्म के जुमरे में आता है, या अफेक्ट करता है पर्सन को, प्रॉपर्टी को, इंफॉर्मेशन सिस्टम या डेटा को जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो फिर उस पे भी ये एक्ट जो है लागू होगा। अब आप समझ गए हैं कि एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जहां कहीं भी है उस पर भी ये लागू होता है, या कोई और पर्सन जो फॉर टाइमिंग पाकिस्तान के अंदर है वो अगर इसको वायलेट करेगा उस पर भी लागू होगा, या कोई ऐसा एक्ट जो पाकिस्तान से बाहर किया जा रहा है लेकिन उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर पड़ा है, डेटा, पर्सन, प्रॉपर्टी पे हो रहा है और इस एक्ट के क्लास के अंदर वो अनलॉफुल चीज है, तो वो उस वहां भी ये एक्ट लागू होगा। तो लेटर ऑन हमारा है सेक्शन 3 to 11 जिसको हमने देखना है, पढ़ना है, और उसमें बहुत सिंपल है, लेकिन सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उनकी जो है सजा याद रखनी है कि अगर इन चीजों को आप वायलेट करेंगे तो कितनी कितनी सजा आपको हो सकती है। चैप्टर 2 है, सेक्शन 3 है ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट्स। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा। Whoever with dishonest intention, डिसनेस्ट इंटेंशन हमने डिस्कस किया है कि इस इंटेंशन के साथ कि वो किसी बंदे को, प्रॉपर्टी को, डेटा को हार्म करना चाह रहा है और रंगफुल गेन कोई उसका है जो इस तरीके से वो करना चाह रहा है, तो ये डिसनेस्ट इंटेंशन है। Whoever with dishonest intention gains unauthorized access to an information system or data shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 50,000 rupees or with both। जो बंदा अनऑथराइज्ड ऐसे किसी सिस्टम या डेटा को
अपने डिसनेस्ट इंटेंशन के साथ एक्सेस करता है तो उसको 3 महीने सजा या 50,000 रुपए जुर्माना हो सकता है, या ये दोनों सजाएं उसकी हो सकती हैं। सेक्शन 4 है अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। Whoever with dishonest intention and without authorization copies or otherwise transmits or causes to be transmitted any data shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 100,000 rupees or with both। जो उस इंफॉर्मेशन या डेटा पे एक्सेस करने के बाद अनऑथराइज्ड, उस बंदे को अथराइज नहीं है लेकिन वो वहां से डेटा कॉपी करता है, उसको ट्रांसमिट कर देता है किसी दूसरी जगह पे, तो उसको कितनी सजा होगी? उसको 6 महीने सजा या 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है, या दोनों ये सजाएं हो सकती हैं उसकी। सेक्शन 5 है इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा। Whoever with dishonest intention interferes with or damages or caused to be interfered with or damages any part or whole of any information system or data shall be punished with imprisonment which may extend to 2 years or with fine which may extend to 500,000 rupees or with both। तो जो बंदा अनऑथराइज्ड और डिसनेस्ट इंटेंशन के साथ जो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है या डेटा है उसमें मुदाखलत करता है, उसकी किसी पार्ट को या सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम या डेटा को किसी तरह से वो डैमेज करता है, तो उसको 2 साल सजा हो सकती है एंड 500,000 5 लाख रुपए, ये दोनों सजाएं ये हो सकती हैं। अब आपने सिंपली इसका जो फिगर याद रखना है, हम स्टूडेंट्स एक मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करते हैं। सेक्शन 3 to 5 की जो पनिशमेंट है उसके लिए आपने 362 का फिगर याद रखना है। 3 महीने, 6 महीने और 2 ईयर्स, ये सजाएं हो सकती हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले 3 सेक्शन 362 एंड नेक्स्ट 3 सेक्शन 357 357। तो ये सेक्शन 6 है अनऑथराइज्ड एक्सेस टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा। क्रिटिकल वर्ड से ही मीन आपको ये शो हो रहा होगा कि इसका मतलब है सेविरिटी, कि ऐसा डेटा, ऐसी एक्सेस, ऐसा सिस्टम पे इस तरह की आप एक्सेस या गेन या रंगफुल गेन या कुछ उसमें डैमेज करते हैं जिससे आपकी इकोनॉमिक जो सोशल इम्पैक्ट आपका हो सकता है, उससे लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, कैजुअलिटीज हो सकती हैं, या आपकी नेशनल इंटेग्रिटी पे जो है कोई चीज आ सकती है, या उससे हट के आपकी नेशनल डिफेंस या स्टेट के फंक्शन में कोई चीज हो सकती है। तो ये चीजें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम और डेटा की तारीफ में आती हैं। तो इसकी सजाएं भी उसी तरह से ज्यादा हैं। Whoever with dishonest intention interferes with or damages or caused to be interfered with or damages any part or whole of an information system and data shall be punished with imprisonment which may extend to 2 years or with fine which may extend to 500,000 rupees or with both। सेक्शन 3 में हमने क्या पढ़ा है? सिंपली वो क्रिटिकल सिस्टम नहीं है, सिंपली वो इंटरफेयर करता है, तो उसको सजा 3 महीने या 50,000 जुर्माना होगी। लेकिन अगर वो अपने डिस इंटेंशन के साथ अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पे, तो उसको सजा 3 साल या विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 मिलियन रुपीज या 10 लाख रुपए तक जुर्माना, ये दोनों हो सकती हैं। सिंपल में 3 महीने 50,000, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम या डेटा में अगर वो इंटरफेयर करेगा, डिसनेस्ट गेन करेगा इंटेंशन के साथ, तो उसको 3 साल सजा, 10 लाख जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। सेक्शन 7 है अनऑथराइज्ड कॉपीइंग और ट्रांसमिशन ऑफ। हमने ऊपर भी ये पढ़ा है कि अनऑथराइज्ड कॉपीइंग और ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, लेकिन वो सिंपल था, उसमें क्रिटिकल का जो एलिमेंट है वो नहीं था, तो तब हमारी सजा 6 महीने या 1 लाख रुपए थी। लेकिन यहाँ पे सजा कितनी होगी? Whoever with the dishonest intention or without authorization copies or otherwise transmits or causes to be transmitted any critical infrastructure data shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years or with fine which may extend to 5 million rupees or both। उसको सजा 5 साल या 50 लाख, ये दोनों सजाएं हो सकती हैं। जो बंदा डेटा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा या सिस्टम को जो है ट्रांसमिट करता है, कास्ट टू बी ट्रांसमिटेड है और विदाउट ऑथराइजेशन है, और उसकी डिसनेस्ट इंटेंशन है उसके पीछे। सेक्शन 8 है इंटरफेरेंस विद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा।
whoever with dishonest intention interferes with or damages or caused to be interfered with or damages any part or whole of critical information system or data shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years and fine with which may extend to 10 million rupees or with both. सेक्शन 5 में हमने पढ़ा था जहां पे क्रिटिकल का एलिमेंट नहीं आ रहा था, वहां अगर वो इंटरफेयर करता है तो उसको 2 साल सजा और 5 लाख जुर्माना है। लेकिन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम या डेटा में अगर वो इंटरफेयर करेगा, उसको डैमेज करेगा या काज टू बी इंटरफेयर विद द डैमेज तो एनी पार्ट या होल ऑफ द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा, देन पनिशमेंट विल बी 7 ईयर एंड 10 मिलियन रुपीज, यानी कि 1 करोड़ रुपए उसको जुर्माना या 7 साल सजा, ये दोनों हो सकती हैं। सेक्शन 9 है ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस। whoever prepares or disseminates information through any information system or device with intent to glorify an offense relating to terrorism or any person convicted of a crime relating to terrorism or activities of proscribed organization or individuals or groups shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine which may extend to 10 million rupees। ग्लोरिफिकेशन का मतलब यह है कि तारीफ करना, उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करना। क्या कहते हैं? whoever prepares or disseminates information, जो कोई इंफॉर्मेशन तैयार करता है उसको फैलाता है किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए, डिवाइस के जरिए, इस इंटेंशन के साथ कि वो उसकी तारीफ करेगा उस ऑफेंस की जो कि टेररिज्म के रिलेटेड बनता है, टेररिज्म की डेफिनेशन में आता है, या ऐसे किसी पर्सन को जो कि कन्विक्टेड है, किसके रिलेटेड, टेररिज्म के रिलेटेड क्राइम के अंदर कन्विक्टेड है, उसको ग्लोरीफाई करता है, या किसी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जो ममनुआ तंजीम है उनकी किसी सरगर्मियों को वो इस तरह ग्लोरीफाई करता है, या इंडिविजुअल्स को या ग्रुप्स को, तो फिर उसकी सजा कितनी होगी? शेल फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years, 7 साल सजा हो सकती है, एंड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10 million rupees, और उसको जुर्माना भी 10 million rupees यानी कि 1 करोड़ रुपए तक उसको जुर्माना भी किया जा सकता है। ये दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। ग्लोरिफिकेशन का मतलब इन्होंने नीचे लिखा है, इंक्लूड्स डिपिक्शन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ प्रेज और सेलिब्रेशन इन ए डिजायरेबल मैनर। साइबर टेररिज्म है, सेक्शन 10 है। इन्होंने बड़ी अच्छी सीरीज बनाई है। पहले सिंपल चीजें, सिंपल एक्सेस टू डेटा या इंफॉर्मेशन सिस्टम है, 3 सेक्शन उसको डील कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट 3 सेक्शंस जो हैं वो डील कर रहे हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम या डेटा, और फिर ग्लोरिफिकेशन ऑफ एनी ऑफेंस रिलेटिंग टू, ऊपर जो हमने पढ़े हैं। आगे उन्होंने इसकी मजीद जो सिवियरिटी आ जाती है वो साइबर टेररिज्म में है। whoever commits or threatens to commit any of the offenses under section 6, 7, 8 or 9 where the commission or threat is with intent to। साइबर टेररिज्म का कोई अलग क्राइम नहीं है, ये वही क्राइम है जो हमने ऊपर सेक्शन 6, 7, 8 या 9 में पढ़े हैं, लेकिन ये साइबर टेररिज्म में तब आएंगे जब उसके पीछे ये क्राइम कमिट करने वाले की इंटेंशन ये होगी, नंबर 1, cause, intimidate, create a sense of fear, panic or insecurity in the government or public or section of public or community or sect, or create a sense of fear and insecurity in society। जब वो क्राइम सेक्शन 6, 7, 8 और 9 के अंदर जो हमने पहले डिस्कस किए हैं वो इस इंटेंशन के साथ करेगा कि इससे उसने फियर, पैनिक और इनसिक्योरिटी गवर्नमेंट में फैलानी है, या पब्लिक को उसने अनरेस्ट उसमें करनी है, या पब्लिक को पैनिक करना है, किसी एक खास कम्युनिटी या जो है सेक्ट को उसने डराना धमकाना या उसके अंदर अनरेस्ट क्रिएट करनी है, या सोसाइटी के अंदर इनसिक्योरिटी के पर्पस के साथ वो ये क्राइम करता है, तो फिर ये साइबर टेररिज्म में आता है। एडवांस इंटरफेथ सेक्टेरियन और एथनिक है, या वो इस तरह स्पीच करता है जिससे सारे दरमियान जो फिरका वरीयत ये चीजें तसव्वुर इस वो जागर वो फैलेंगी के साथ ऐसा कोई क्राइम सेक्शन में पड़ा है। ये एडवांस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ, या वो किसी ऐसी तंजीम या अफराद का गिरोह या ग्रुप्स जो कि प्रिस्क्राइब्ड है यानी कि ममनू है, लॉ के अंदर ममनुआ किया गया है, उनको उनके एडवांसमेंट के लिए, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, उनकी प्रेज में, उनकी सपोर्ट में अगर ऐसा कोई एक्ट वो करता है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में 14 years। तो इस तनाजर में उसको 14 साल सजा हो सकती है विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 million rupees
सॉरी 50 रुपीज 50 मिलियन मीन टू 5 करोड़ ये दोनों सजाएं को हो सकती हैं साइबर टेररिज्म में। हेट स्पीच हम हमारा लास्ट सेक्शन है। whoever prepares information system device that advances or is likely to advance interface sector or racial hate shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine or अक्सर देखते हैं कुछ लोग मीडिया पे उनकी तकरीर उनके जो है ये सारी चीजें जिसके अंदर अगर आप सुने तो ऐसे लगता है फिरका वैरियत कर रहे हैं, जो नस्ली तासब की चीज को हवा दे रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई एक्ट बंदा करता है तो ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के जुमरे में आता है, ये अनलॉफुल है, ये हेट स्पीच की डेफिनेशन में आएगा और उस बंदे को सजा 7 साल या उसको जुर्माना, ये दोनों सजाएं हो सकती हैं। अगर मैं इसको शार्ट करूं, क्रक्स बताऊं, तो सबसे पहले हमने सेक्शन 1 पढ़ा है कि इसका टाइटल क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई होता है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 इसका टाइटल है। 2025 में अमेंडमेंट्स लाई गई हैं जिसके तहत कुछ और क्लासेस इसमें शामिल की गई हैं। एक अथॉरिटी की जाएगी, मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, और दूसरी एक एजेंसी का क्याम जो है एस्टेब्लिश किया गया है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो इन क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करेगी, प्रोसिक्यूट करेगी। और फिर हमने सेक्शन 3 पढ़ा है जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि अगर सिंपली जो है डेटा को, इंफॉर्मेशन सिस्टम या डेटा को कोई बंदा एक्सेस करता है तो उसको जो है 3 महीने से 50 जुर्माना हो सकता है। अगर वो उसी इंफॉर्मेशन सिस्टम या डेटा में को कॉपी करता है, ट्रांसमिट करता है, तो उसको 6 महीने अनऑथराइज्ड और अनेस्ट इंटेंशन के साथ 6 महीने सजा और 1 लाख जुर्माना हो सकता है। या इंटरफेयर विद करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम में, वहां पे डिलीट कर देता है, उसको डैमेज कर देता है किसी पार्ट को या फुल, तो उसको 2 साल सजा और 5 लाख जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट पेज में हमने पढ़े थे सेक्शन 5 to 8 जिसमें क्रिटिकल का वर्ड आया है, बाकी सेम है। क्रिटिकल वर्ड की वजह से सिवियरिटी आ गई है और उस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद डेटा या सिस्टम को डैमेज करने से मुराद यह है कि आपकी खुदा न खास्ता कौमी सलामती, इकोनॉमिक सोशल इम्पैक्ट हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है सोसाइटी के अंदर, या आपका डिफेंस सिस्टम या स्टेट किसी तरह से अनसिक्योर फील करती है, तो ये क्रिटिकल की डेफिनेशन में आते हैं। तो इस सूरत में आपको सजा जो है वो, अगर आप डेटा पे एक्सेस करते हैं तो 3 साल और 10 लाख जुर्माना है। अगर आप उसी डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, कॉपी करते हैं अनऑथराइज्ड डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, तो 5 साल सजा और 50 लाख जुर्माना है। अगर आप उसमें इंटरफेरेंस करते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं किसी पार्ट को या फुल, तो उस सूरत में आपको 7 साल सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना, ये दोनों हो सकती हैं। सेक्शन 9 में हमने पढ़ा है कि आप ऊपर वाले ये जो ग्लोरिफिकेशन है किसी ऐसी चीज की, प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल या ग्रुप्स और ऐसी चीजें जो उसमें आती हैं, उसको अगर आप उजागर करते हैं तो उसमें आपको सजा जो है 7 साल और जुर्माना भी हो सकता है। और सेक्शन 10 में हमने साइबर टेररिज्म पढ़ा है। साइबर टेररिज्म की डेफिनेशन उन्होंने कुछ यूं की है कि जो सेक्शन 6, 7, 8 और 9 के क्राइम है, अगर उनके पीछे आपकी इंटेंशन ये है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन ये है कि उससे मुआशरे के अंदर जो है किसी खुदा न खास्ता दहशतगर्दी को उजागर करना है, पब्लिक को डराना धमकाना है, सोसाइटी के अंदर पैनिक अनरेस्ट क्रिएट करनी है, गवर्नमेंट को इनसिक्योर करना है, या फिरका वरीयत को फैलाना है, ये ऐसे ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन जिनको लॉ के अंदर ममनू किया गया है, उसके ज़मरे में करते हैं, सजा आपको 14 साल होगी और जो है 5 करोड़ तक जुर्माना हो सकता है। हेट स्पीच का भी आप बता दिया है कि आप ऐसी कोई तकरीर करते हैं जिससे नस्ली तासब, फिरका वरीयत या इस तरह की चीजें जो है उजागर होती हैं या उनको ग्लोरिफिकेशन उनकी होती है, तो फिर इस सूरत में भी आपको 7 साल सजा हो सकती है। तो बहुत आसान है ये हमारा फर्स्ट लेक्चर। 3 चीजें जो मेन पॉइंट्स हैं, आपने राइटिंग में जब पेपर प्रेजेंटेशन करनी है तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन का वर्ड आपने यूज करना है, क्योंकि क्राइम होते ही तब है जब आपसे कोई ऐसा एक्ट हो गया है उसके पीछे आपकी इंटेंशन करना ही वो अनलॉफुल एक्ट था। एक चीज बाई चांस हो जाती है, जैसे कि हमने पीपीसी के अंदर पढ़ा हुआ है पाकिस्तान पिनल कोड में, तो वो क्राइम में नहीं आती।
सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट है क्राइम का उसका है यही कि आपकी इंटेंशन ही ऐसी थी कि आप गलत करने जा रहे हैं, आपका पर्पस, आपका ऑब्जेक्ट ही यही था। और दूसरा, आप चीजों पे जिन पे एक्सेस कर रहे हैं, जिनको कॉपी कर रहे हैं, जिनमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं, वो ऑथराइज है। आप ऑथराइज्ड पर्सन हैं, आपने अनलॉफुली उन चीजों को एक्सेस किया, उनको कॉपी किया है, इंटरफेयर किया है, तो वो जो है वो भी अनलॉफुल एक्ट होगा। और अगर आपकी वही इंटेंशन इस तनाजर में थी कि आपने सोसाइटी को, पब्लिक एट लार्ज या गवर्नमेंट या दहशतगर्दी को उजागर करना था या इस तरह की चीजें आपने करनी थी, तो देन ये फिर साइबर टेररिज्म में आ जाता है, जिसकी सजा ज्यादा है, 14 साल है। तो आज हमारा ये लेक्चर था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको फर्दर देखेंगे।